हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल गुरु आस्था कैरियर क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के गणित के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा था और उसमें हम पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को कवर कर लिया था। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा आज की क्लास में। फिर अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 3 कहने का मतलब क्या, चैप्टर जो अगला चैप्टर आपका है जिसमें हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हमारा देखो आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम निकालना है, 306,657 का एलसीएम ज्ञात करना है। देखो हमको दिया क्या है, सबसे पहले हल लिखेंगे और हल में देखो करना कैसे, एक एक चीज को ध्यान से देखना। ठीक है, हल में देखो सबसे पहले हमको क्या देखना है, हमको दिया क्या है भैया, हमको दिया है क्या दिया है, HCF दिया है हमको। HCF कौन कौन सा, 306,657 का HCF कितना है, 9 है। ठीक है, पहली संख्या कौन सी है इसमें, पहली संख्या ध्यान देना। देखो यहां पर दो संख्याएं हमको दी गई हैं। पहली संख्या यहां पर हमारी क्या है, 306 है और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, दूसरी संख्या हमारे पास है 657। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। HCF हमको दिया है। अब पूछा क्या है हमसे, पूछा क्या है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है भैया, एलसीएम निकालना है 306,657 का। ठीक है, अब देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, यदि फार्मूला आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, एक सेकेंड में आप उड़ा दोगे। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला कल आपने एक पढ़ा था, पहली संख्या इसका गुणा दूसरी संख्या के साथ कर दो। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यह जो होती है बराबर होती है, किसके बराबर होती है बच्चा, एलसीएम गुणे HCF के। ठीक है, यह बात हमको ध्यान देनी है। पहली संख्या हमारे पास क्या है, 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, 657। एलसीएम क्या है, एलसीएम तो पता नहीं, एलसीएम को एलसीएम रहने देते हैं। HCF देखो कितना दिया है, HCF हमारे पास 9 है। यहां तक बात क्लियर है, किसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, पूरा बढ़िया चल रहा। ये देखो 9 जो है गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, एलसीएम बराबर हमारे पास बचा, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 306 गुणे 657, ये गुणा में था इधर आके भाग में, भाग का मतलब नीचे आ जाएगा। 9 से यह कटेगा क्या, कट जाएगा क्या शायद, देखो 9 एक कम 9, काटो इसके, 9 एक कम 9, सॉरी 9 3 27 और 9 चौको 36। तो ये एलसीएम हमारा कितना आ गया यहाँ से, 34 गुणे 657 मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम बराबर मल्टीप्लाई करके जब बताना हमको कितना आ रहा, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा भैया हमारा 22 33 8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है बच्चा, यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं है, सब कुछ सही चल रहा। एक नंबर का क्वेश्चन था, बस करना क्या, फार्मूला जो आपने कल पढ़ा था ना, दो संख्याओं का गुणनफल वाला फार्मूला जो आपको दिया गया था, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, तो वही हमने लगाया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणे HCF के। पहली और दूसरी संख्या को रख दो, एलसीएम गुणे HCF कर दो।
ठीक है। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ करोगे, यह मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में 9 से काटा पीटी मचाया हमने, यह बच्चा मल्टीप्लाई किया, एलसीएम हमारा आ गया। तो देखो बच्चों बस 1 सेकेंड का सवाल था, यार टाइम नहीं है। यह बोर्ड के पेपर में मुश्किल से मुश्किल 2 नंबर का सवाल आएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला। हालांकि कभी कभी यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए बच्चों हमारा क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो बोला क्या है कि कोई एक प्राकृतिक संख्या n के लिए इसे 6 की पावर n दिया है। ठीक है, क्या 6 की पावर n का मान यदि हम कुछ भी रखें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो n की घात कुछ भी कर दिया जाए, 6 की घात कुछ भी करने पर क्या वह जो अंक आएगा वह 0 पे समाप्त होगा। देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो n कोई हमारे पास प्राकृतिक संख्या है इस प्रकार से 6 की पावर n, ठीक है, n की जगह पे n बराबर 1 2 3 ऐसे रख के चेक करना है, बताना है कि क्या हमारा जो 1 रखने पर, ऐसे 2 रखने पर, ऐसे 3 रखने पर जो हमारा इधर वाला अंक आ रहा है उस अंक का, ठीक है, इकाई अंक जो है, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट जो है, ये वाला पहला अंक जो होता है इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक जो होता है वह क्या हमारा 0 पे समाप्त होगा, यह हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन भैया कि 6 की पावर 1 करने पर या फिर 6 की पावर 2 करने पर या फिर 6 की पावर 3 करने पर इकाई का अंक 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बस यही छोटा सा क्वेश्चन है और इसमें कुछ खास पूछा नहीं, बस क्वेश्चन का मतलब यही है। ठीक है, बात समझ में आई। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। सबसे पहले हल लिखेंगे और हल में जो भी दिया है उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हल लिखा जाएगा बच्चों। हल हमने लिख दिया। हल लिखने पे देखो हमको क्या बोला है, 6n दिया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड जरा करना। तो एक चीज ध्यान समझना, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब क्या, हमको 6 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 6 का अभाज्य गुणनखंड करो जा इस तरह से तो क्या होगा, 2 से काटोगे 2 तिहाई, 3 से काटोगे 3 एक कम, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भैया हमारे पास 2 गुणे 3 हो जाएगा और इसकी पावर क्या रहेगी हमारे n रहेगी, इस टाइप से। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड 6n का क्या हो गया हमारे पास 2 गुणे 3 और इसकी पावर क्या रहेगी भैया हमारे पास n रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, किसी कोई समस्या तो नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया है। एक बार देख लो ध्यान से इसको, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देना, बोला है कि शून्य पे समाप्त करना इसे। आप बस एक छोटी सी मेरी बात याद रखना, यदि कोई भी संख्या शून्य पे समाप्त हो रही है, यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कहीं ना कहीं 2 गुणे 5 आ रहा होगा। देखो जैसे कि हमने मान लो 10 लिख दिया, 10 का मतलब क्या होता है 2 गुणे 5 यहाँ आ रहा। ऐसे ही हमने मान लो 70 लिख दिया, 70 का मतलब क्या 2 गुणे 5 गुणे 7 हो गया, यानी 2 गुणे 5 यहाँ भी आ, 2 5 10, 10 7 70। मान लो हमने 40 लिख दिया, तो 40 का मतलब क्या 2 गुणे 5 और गुणे 8। ठीक है, 2 5 10, 10 8, सॉरी यहाँ 4 रहेगा ना 4। तो यहाँ पर देखो हमको क्या दिखाई दे रहा 2 गुणे 5, यानी 2 गुणे 5 सभी में आ रहा है। जहां भी यदि ये 0 लग रहा है, 0 कैसे बनता है भैया, 0 तभी बनेगा जब 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, तभी 0 बनेगा। अब देखो यहाँ पर हमने 6 का पावर n यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड किया और कितना आया 2 गुणे 3 आया, और हमको चाहिए क्या 2 गुणे 5, क्योंकि 0 पे समाप्त करना है तो 2 गुणे 5 चाहिए होगा। यह बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात थम्स अप कर दो जल्दी से बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 2 गुणे 5 यदि रहेगा तभी हमारा 0 पे कोई संख्या समाप्त होगी, यह हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे देखो हमको लिखना क्या है, एक बात हमने समझ ली कि
यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 आएगा। यह बात एकदम गांठ बांध लेनी है। ठीक, तो हम यहाँ यही बात यहाँ पे लिखेंगे जबकि कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर तभी समाप्त होती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जो 2 गुणे 5 की पावर n के रूप का हो। ठीक है, यह बात समझ में आई। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का होगा, तभी यह शून्य पे समाप्त हो सकती है। यह बात जो हमने बताई वही हमने लिख दी है। शून्य पे समाप्त कब होगी कोई भी अभाज्य संख्या? जब उसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, अब हमको क्या लिखना है, हमको बस चेक करके बताना है कि शून्य पे समाप्त हो सकती है। यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, इसका मतलब क्या लिख देंगे, अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, देख लो बच्चों, एक बार फिर समझा दे रहे हैं आपको इसे हम। देखो बोला क्या गया है कि 6n का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 3 की पावर n आ रहा है, 2 गुणे 3 आ रहा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको पता है कि यदि कोई संख्या शून्य पे समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 आना चाहिए। 0 लाना है तो 2 गुणे 5 चाहिए होगा। ठीक है, तो हमको 2 गुणे 5 के रूप का कोई होना चाहिए, यह हमको पता चल गया। तो वही बात लिखा गया है, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर तभी समाप्त होती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 की पावर n के रूप का हो। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे लास्ट में, अतः 6 की पावर n जो है शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ये हो जाएगा बच्चा आपका फाइनल आंसर। जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे बने बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, कि ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और एक बात और, हाँ, मैं आपको बता दूं कि आपके इन्हीं लाइक सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको जितने सारे सवाल बताऊंगा आसान से आसान तरीके में, ठीक है, एकदम छोटे छोटे तरीके में बताऊंगा, कि ताकि आप बस जैसा हमने बताया बस वही जाके बोर्ड के पेपर में लिख दो, पूरा एकदम फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखो बोला क्या गया, एक यह संख्या दी गई है, एक यह संख्या दी गई है, और बोला कि यह दोनों की दोनों भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्याएं हैं तो कारण बताइए कि क्यों यह भाज्य संख्या है। बस यही काम करना, कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में दम नहीं है, बस देखना ध्यान से। ठीक है, हल में देखो, सबसे पहले हल में क्या, सबसे पहला चीज हमको यह दिया गया, इसी को हल करते हैं। इसमें 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को एक करके हल करेंगे। तो पहले पार्ट को देखते हैं, लिखेंगे माना, क्या माना भैया, माना a बराबर इसको लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13। आप a b c d कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, आपकी जो इच्छा करे वो मान सकते हो आप।
एक सेकेंड रुक जाना, थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखे आपके लिए ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, माना a बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13, ये हमको दिया है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। एक चीज ध्यान देना, इधर वाले पार्ट को यदि हम अलग कर दें और इधर वाले पार्ट को अलग कर दें, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो देखो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है। तो क्या दोनों में से 13 13 कॉमन ले सकते हैं क्या? दोनों में से 13 कॉमन हो सकता है? यह भी देखो, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, दोनों में से 13 कॉमन ले लें क्या? चलो बच्चों, क्या करते हैं, यहाँ पर हमने 13 कॉमन ले लिया। ठीक है, और ब्रैकेट के भीतर देखो बचेगा क्या, यहाँ देखना ध्यान से, अंदर क्या बचता है, 13 हमने बाहर निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 गुणे, यहाँ पर बचेगा 11 गुणे, या 13 जो था कॉमन होकर बाहर चला गया तो इसकी जगह पे क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस, या प्लस है तो प्लस लगा लो यहाँ पे। ठीक, यह 13 था, यह बाहर चला गया तो इसकी जगह पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, थोड़ा अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 को 13 रहने दो ब्रैकेट में, 11 7 77, 77 गुणे 1 तो हो गया 77, अब प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख लो, बराबर लिखना। यहाँ पर देखो ध्यान से, 77 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका, 78 हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। ठीक, तो हमको एक चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि देखो भैया, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं तब कहलाती हैं जब एक के अलावा और भी कोई दूसरा अंक आके इसको काट दे। देखो अभाज्य संख्या का आपने परिभाषा पढ़ा था, अभाज्य संख्या कैसी होती हैं, वे संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, उसी का जस्ट उल्टा, एक से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी तीसरे से भी कट जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं भैया भाज्य संख्या। तो यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि 13 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको यह पता चल रहा है कि यह एक भाज्य संख्या निकल के आ रही है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा एक और संख्या दिखाई दे रही है। देखो कहने का मतलब क्या, इसका जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो देखो यहाँ पे 13 तो मिलेगा ही मिलेगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें एक हो और कौन हो भैया, खुद हो और दूसरा कोई ना हो, ये तो अभाज्य संख्या हो जाती है। लेकिन भाज्य कब होगा, एक और खुद के अलावा और क्या होना चाहिए इसमें भैया कोई एक तीसरी संख्या भी होनी चाहिए। ये दो लोग रहेंगे और कोई तीसरी संख्या भी आ जाए तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं भैया, हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो ध्यान देना, यह तो एक से कटेगा ही कटेगा, खुद से भी कटेगा और साथ में तीसरी संख्या जो दिखाई दे रही है 13, जो कि कॉमन निकल के आया है, वो 13 से भी कटने वाला है। यह बात क्लियर है? ठीक है, क्योंकि 13 से मल्टीप्लाई करोगे 13 से भी कटेगा। तो इसका मतलब क्या कि जब एक 13 मिल गया है तो 13 भी क्या करेगा, इसको काट सकता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अतः, यहां पर क्या लिख सकते हैं भैया हम, अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। यह बात समझ में आई बच्चा कि हमने क्या बताया था कि यदि एक रहेगा
तब भी चलेगा। एक और खुद रहेंगी तो आपका अभाज्य बनेगा, एक और खुद को छोड़ के कोई तीसरा आ जाएगा तो आपका भाज्य संख्या हो जाती है। तो यहाँ एक और खुद को छोड़ के यहाँ पर तीसरी अभाज्य संख्या कौन आ गई, 13 आ गई है। देखो तीसरी अभाज्य संख्या ये 13 ना, अगर तीसरी संख्या आ गई तो तीसरी संख्या आने के बाद एक कैसी संख्या बन जाएगी भैया, ये हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड आ जा रहे हैं 13 और 78। यह बात क्लियर हुई, किसी कोई समस्या तो नहीं है। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी करना है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पहले नोट डाउन कर लो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब आगे की तरफ बढ़ जाए क्या। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। हो गया, चलो आगे की तरफ बढ़ते भैया। हम लोग लिखेंगे यहां पर, अब आगे दूसरा पार्ट, इस वाले को भी तो हल करना है। यहां लिखेंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा भैया, माना ए बराबर, इसको लिख लो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा और एक यहाँ प्लस के बाद 5 दिखाई दे रहा। प्लस वाले चिन्ह को देखते रहना, ठीक है। तो यह दोनों में 5 5 दिखाई दे रहा है क्या, तो 5 को कॉमन ले लिया जाए। 5 को कॉमन लेते ही हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 7 गुणे 6, यह बचेगा यहाँ पे गुणा 5 तो बाहर चला गया, इसकी जगह पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर 4 है गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ तक तो ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, यह 5 बाहर चला गया तो इसके पास यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा और इस ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। बराबर यह 5 का 5 ही रहेगा, इन सब का आपस में करना होगा मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। इस पूरे क्या करना होगा, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 छक 42, ठीक है, और 3 चौको 12, 12 दूना के 24, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूना के 8, 4 चौको 16, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, यह 8 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 10, यानी कितना आ गया भैया, 1008 आ गया। देख लो मल्टीप्लाई सही किया है ना हमने। अब प्लस का 1 है तो यहाँ पे प्लस का 1 लिख लो। यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं है, आगे बढ़ जाए, ठीक है। आगे देखना, आगे हमारा क्या हो जाएगा, यह 5 का 5 ही रहेगा। 1008 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा भैया, 1009 हो जाएगा। अब जरा फिर से ध्यान देना, यह भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, जरा हमको बता देना, यह भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। देखो तो भाज्य संख्या क्या होती है, 1 से कटे, खुद से कटे और तीसरे किसी नंबर से कट जाए तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। देखो यह 1 से तो कट जाएगा, कन्फर्म में कटेगा, खुद से भी कटेगा, पक्का कटेगा, और साथ में देखो ये 5 से भी कटेगा, क्योंकि 5 से गुणा होगा तो 5 से कटेगा भी तो कटेगा, पक्का बात है कि 5 से यदि अंदर गुणा हो रहा है तो इसका मतलब क्या कि संख्या 5 से भी कट जाएगी। यह बात क्लियर है। तो यहाँ पर यही चीज हम लिखेंगे, अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं, अन्य दो गुणनखंड। यह बात क्लियर हुई। हमने क्या बोला, इसी प्रकार माना ए बराबर ये हमको दिया गया पूरा का पूरा,
ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमने क्या किया, दोनों में 5 कॉमन दिखाई दे रहा था, 5 हमने कॉमन ले लिया, फिर इस चीज़ को हमने हल किया। ये पूरा यहाँ तक मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, प्लस का 1 था, प्लस का 1, 1008 में 1 जोड़ दिया, 1009 बन गया। अब देखना ध्यान से, 1009 जो है इसका 5 से गुणा करेंगे तो कुछ आंसर आएगा। अब जो भी आंसर आएगा हमारे पास वह देखो, पहली बात तो वह जो आंसर आएगा वह 1 से कटेगा, कन्फर्म है 1 से कटेगा। उसके बाद जो आंसर है वह खुद से भी कटेगा, पक्की बात है। लेकिन ये बात ध्यान देना, यदि 5 से गुणा कर रहे हो तो वह जो संख्या है वो 5 से भी क्या होगी, कटेगी। ठीक है, 5 से भी क्या करेगी, कटेगी। तो यही बात तो लिखी गई है, यदि वह 1 से कटे, खुद से कटे और किसी तीसरे से भी कट जाए तो उस संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो यही बात यहाँ लिख दी गई है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर 2 अन्य गुणनखंड है, एक को छोड़कर 5 भी है और यह भी है, इसका मतलब यह भाज्य संख्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, पूरा एकदम बढ़िया से हमने सिस्टेमेटिक बता दिया। जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपने अगले नंबर के प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यह हमारा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक हमारे पास इस प्रकार से वृत्ताकार मैदान है, वृत्त के आकार का, ठीक है, और 2 लोग हैं और वह दोनों लोग एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। ध्यान समझना, हमने क्या बोला कि यह कोई वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, इस वृत्ताकार मैदान पे एक बिंदु है, इस बिंदु से 2 लोग चलना प्रारंभ करते हैं। पहली है सोनिया, सोनिया को हम एस से दिखा देंगे, सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और इस प्रकार दौड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत ना। उसके बाद सोनिया जो है यह इसका एक चक्कर लगाती है, इस तरह से एक चक्कर लगाती है। ठीक है, सोनिया इस वृत्त का एक चक्कर लगाती है और इसको एक चक्कर लगाने में कुल 18 मिनट लग जाते हैं। कितने मिनट लग जाते हैं भैया, 18 मिनट लग जाते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, पूरा बात समझ में आ रहा। फिर उसके बाद यहाँ से एक व्यक्ति और आता है, जिसका नाम क्या था भैया, जिसका नाम क्या है, कहाँ गया, रवि। ठीक है, ये दूसरा व्यक्ति कौन आता है, आर फार रवि आता है और इसी मैदान का चक्कर ये भी लगाता है इस तरह से। ठीक है, इसी मैदान का चक्कर यहीं से क्या करता है, रवि भी लगाता है यहाँ से। ठीक है, रवि भी यहीं से चक्कर लगाता है और यहाँ से रवि लगाता है चक्कर, और रवि को आर से दिखा दे रहे हैं। रवि जो है इस मैदान का चक्कर लगाता है और रवि को चक्कर लगाने में कुल कितने मिनट लग जाते हैं भैया, 12 मिनट लग जाते हैं। ठीक, यह बात समझ में आई। सोनिया एक लड़की है तो जाहिर सी बात है, लड़की है तो भैया धीमे धीमे दौड़ेगी, और धीमे धीमे दौड़ेगी तो इसको चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा समय लगेगा तो इसका मतलब क्या भैया कि 18 मिनट में वो दौड़ दे रही है। और यही लड़का है तेजी से दौड़ता है भैया, खूब तेज से छुक 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 करते। जब ज़्यादा तेजी से दौड़ेगा तो इसका मतलब क्या कि भैया जब ज़्यादा तेज दौड़ रहा है तो 12 मिनट में इसका चक्कर लगा दे रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि जो तेजी से चक्कर लगा रहा है, जो 12 मिनट में चक्कर लगा दे रहा है लड़का, और ये जो 18 मिनट में चक्कर लगा रहा है, ये एक ही समय पर एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं। यानी यहीं से दोनों लोग चलना प्रारंभ करते हैं। एक तेजी से चलता है, एक पीछे चलता है, एक ऐसे चलता है। ठीक है, यह आर वाला जो है इस प्रकार से चलना प्रारंभ करता है और खूब स्पीड से चलता है। इसकी स्पीड क्या है, तेज है। और वहीं पर यह आर वाला था और यहीं से एस वाला चलना प्रारंभ करता है और यह धीमे धीमे चलता है। देखो मान लो यह टी समय पश्चात आर वाला यहाँ पर आ गया, टी समय पश्चात आर जो है यहाँ पर आ गया, और टी समय पश्चात
और जो सोनिया है, सोनिया जो है टी समय पश्चात यहीं पर रह जाए, यानी कम दूरी तय कर रही है सोनिया, और रवि जो है वो ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। ये दो बात क्लियर हुई, सोनिया कम दूरी तय कर रही है, रवि ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। अब भैया ऐसे ग्राउंड पे दौड़ते दौड़ते दोनों गए, अब बोले भैया सोनिया पीछे छूट गई, रवि आगे चला गया। अब बोला गया भैया कि अब रवि से दौड़ता राउंड मार रहा है, सोनिया भी ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। एक तरफ से रवि आगे दौड़ रहा है, रवि आगे आगे दौड़ रहा है, सोनिया पीछे पीछे दौड़ रही है। अब बोला गया कि रवि और सोनिया दौड़ रहे हैं, एक साथ दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब कब दौड़ते दौड़ते ये दोनों के दोनों एक ही बिंदु पर यानी एक जगह आके मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर कहने का मतलब क्या, ये दोनों जब एक ही साथ दौड़ना शुरू करें, या स्लो दौड़ रहा है तेज दौड़ रहा है, तो रवि जो है सोनिया को कब क्रॉस करेगा, या फिर सोनिया जहां पर दौड़ रही है वहां पर कब दौड़ के पहुंचेगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बात समझ में आई कि दोनों साथ में दौड़ रहे हैं, एक स्लो दौड़ रहा है, एक तेज दौड़ रहा है। तो तेज दौड़ने वाला जाहिर सी बात है कुछ समय के पश्चात स्लो दौड़ने वाले के पास पहुंच जाएगा राउंड मार के, ठीक है। अब कितना राउंड मारा है उससे हमको लेना देना नहीं है, बस ये बोला गया है कि वो राउंड मारने के बाद स्लो दौड़ने वाले के पास में पहुंच जाएगा। तो पूछा गया है कि स्लो जो तेज दौड़ने वाला और स्लो दौड़ने वाला है कितने समय पश्चात एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या फिर एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन हमारा है। तो देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन बोले ना कि कितने समय के पश्चात ये एक दूसरे को पार करेंगे या फिर एक दूसरे के प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है कि आप एलसीएम लो दोनों का। क्या करो बच्चा, एलसीएम लो। जैसे ही आप एलसीएम लोगे, जो इन दोनों का एलसीएम होगा वही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं है। तो चलो लिखते हैं भैया, जो पहले हमको दिया है हल में उसको लिखते हैं, ठीक है। हल में जो दिया है उसको लिखो। क्या दिया है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय। एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। यहां लिख दो 18 मिनट। ठीक। और एक चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लग रहा है उसको भी लिख दो। एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, रवि को लगा समय। एक चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लग रहा है, यह लग रहा है भैया 12 मिनट। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं है, जो दिया है वही हमने लिख दिया है। अब देखो दोनों एक ही स्थान पर कब पहुंचेंगे वही निकालना है हमको, तो यहां लिख देंगे दोनों एक ही स्थान पर, दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। एलसीएम किसका, 18, 12। एलसीएम जो होगा, एलसीएम मिनट बाद, एलसीएम ये जो एलसीएम मिनट के बाद वो एक जगह पे पहुंचेंगे, ठीक है। एलसीएम मिनट के बाद मिलेंगे या फिर पहुंचेंगे, एलसीएम मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। यह बात हमको ध्यान देनी है। तो 18 का और 12 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका बताया गया था, 18 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे लिखो अतः 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भैया, 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। इधर देखो ध्यान से, 18 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालोगे तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। 2 से काटोगे 9 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 1 बार में, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया, ठीक है। इसको घातों के रूप में लिख लिया जाए, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ही हमको किसका निकालना है, 12 का निकालना है। 12 का भी आप ऐसे ही निकालना, तो 12 का ऐसा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना के 4 यही 12। तो इसका जब निकालोगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 3, ठीक।
की पावर 1। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम किसका निकालना है भैया, 18 और 12 का, 18, 12 का। तो एलसीएम कैसे निकलता है भैया, जो जितनी सारी संख्याएं दिख रही हैं उसको लिख दिया जाता है। कल हमने यही सीखा था एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, जितनी सारी संख्याएं दिख रही हैं सबको लिख डालो पहले। तो देखो यहाँ पे कितनी सारी संख्याएं हैं, 2 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों, बस केवल 2 और 3 है, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और एक बात हमने कल सीखी थी कि 2 और 3 को लिखना तो है ये है, लेकिन इसमें हमको बस एक छोटी सी बात ध्यान देनी है कि एलसीएम में उच्चतम घात को लेते हैं, यानी बड़ी वाली घात को लो, और एचसीएफ में छोटी वाली घात को लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो सभी संख्याओं को हमने लिख दिया, और सभी संख्या लिखने के बाद हमने क्या बोला था कि इसमें बड़ी घात को लो। 2 की बड़ी घात किधर दिखाई दे रही है पूरे में, 2 की बड़ी घात यह है, तो 2 की बड़ी घात यहाँ हो जाएगी। 3 की बड़ी घात किधर दिखाई दे रही है, यहाँ पर है, 3 की बड़ी घात यह हो गई। अब इसको हल कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। 2 की पावर 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 गुणे 9 कितना हो जाएगा 36। यहाँ तक बात क्लियर है, किसी कोई समस्या तो नहीं है। एक बार थम्स अप कर दो, फिर हम आगे की तरफ बढ़े। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा, एलसीएम मिनट बाद है, तो यह हो जाएगा आपका 36 मिनट, जो कि आपका राइट आंसर होगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं है, समझ में आया पूरा पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार फिर से सुन लो, पूरे चीज़ को हम बढ़िया समझाते हैं, एक बार ध्यान से देख लो पूरा कि बोला क्या गया है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय 18 मिनट है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद बोला गया है एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय 12 मिनट है, क्लियर है पूरा। इसके बाद अब इसका क्या करना है हमको, कितने समय के बाद ये दोनों लोग मिल रहे हैं, तो दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम मिनट बाद मिलेंगे। एलसीएम निकाल दो, हो जाएगा काम, एलसीएम मिनट बाद मिलेंगे। तो अतः 18 का आप अभाज्य गुणनखंड करो, 12 का अभाज्य गुणनखंड कर दो, ठीक है। अब दोनों का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इस प्रकार से घातों के रूप में लिख लो, जितनी सारी संख्याएं दिख रही हैं उनको लिख लो। अब फिर संख्या लिखने के बाद हम क्या करते हैं, घातों को लिखते हैं, और ऐसी कौन सी घात लिखी जाती है, उच्चतम घात लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उच्चतम घात। तो 2 की उच्चतम घात 2 है, और 3 की उच्चतम घात है यहाँ पर 2 है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बन गया, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना गया 36, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं है, एकदम बढ़िया समझ में आया। तो आपको हम बता दें कि यह जो हमारा था, इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। लगभग हमने 4 से 5 सवाल इसमें हमने किए, ठीक है। 4, 5, 6, 7 4 सवाल हमने इसमें कवर अप किए। यदि आप पीछे के 3 सवाल नहीं किए हो, यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है। वहाँ पर आपको मेरे चैनल पे इसका पिछला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने पूरे इसको डिटेल से करवाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पूरा डिटेल से, पूरा एकदम एक एक करके, जैसे कहते हैं ना, पूरे एकदम परिचय के साथ, एकदम ईजी टू वे, एकदम आसान भाषा में, एकदम सिंपल में, एकदम आसानी से हमने इसको पूरा करवाया है। और आसान से कहने का मतलब क्या है बच्चों, की पूरी तरह से एकदम जैसे बेसिक होता है ना, पूरे बेसिक से उसको करवाया गया। बेसिक से जब आप चलोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। अभी आप जो नए बच्चे होंगे उनको दिक्कतें आ रही होंगी, भैया अभाज्य संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या ला दे रहे हो, ठीक है। तो यदि ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मेरे वीडियो में जाओ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, और डिस्क्रिप्शन में हमें आपको मिल जाएगा वहाँ पे कि किस प्रकार से अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, उसको मैं पूरे डिटेल में बताया है। इसी का पहला पार्ट जो है उसी में बताया गया, कहीं अलग से नहीं है। पहले पार्ट में पूरा परिचय दिया गया है, फिर उसके बाद 3 सवाल करवाए गए थे, और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। आज के लिए रखते हैं इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और आवाज़ के साथ। जय हिंद।